सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पीडीएम के पावर शो की। इनकलाब के अलावा कोई और रास्ता नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा, जाली हुक्मरानों ने 3 साल में रियासत को गैर महफूज बना दिया। हुकूमत की पुष्टपनाही करने वालों का भी मुकाबला करना है। यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे, जलसे भी होंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अब ये वोट चोर मशीन लाए हैं, ऐसी इस्लाहात को जूते की नोक पर रखते हैं। डैम बनाने वाले साकिब निसार जैसे करप्ट लोगों से मुल्क को आज़ाद कराना है। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जाली हुक्मरानों ने 3 साल में रियासत को गैर महफूज बना दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पुष्टपनाही करने वालों का भी मुकाबला करना है, यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जलसे भी होंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अब ये वोट चोर मशीन लाए हैं, ऐसी इस्लाहात को जूते की नोक पर रखते हैं। डैम बनाने वाले साकिब निसार जैसे करप्ट लोगों से मुल्क को आज़ाद कराना है। इनकलाब के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। पीडीएम जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जाली हुक्मरानों ने 3 साल में रियासत को गैर महफूज बना दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पुष्टपनाही करने वालों का भी मुकाबला करना है। पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया था कि यहाँ सिर्फ चंद लोग अय्याशियां करेंगे और ऐसे नाअहल लोग कौम पर हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान नाअहलों के लिए नहीं बना। लोगों उठो, इनकलाब लाओ। इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं। मौजूदा जाली हुक्मरानों की 3 साला कारकर्दगी पर इतना तबसरा जरूर कर सकता हूँ कि इन 3 सालों में इन्होंने पाकिस्तानी रियासत को एक गैर महफूज रियासत बना दिया। जो इमरान खान अमरीकी एजेंट का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान को दोस्तों से महरूम किया, पाकिस्तान की मईशत को जमीन पे बिठा दिया, उसे जमीन बोस कर दिया। पाकिस्तान के हवाई अड्डे नहीं देंगे। उनसे अड्डे मांगे किसने हैं? वो अड्डे तो खुद वो पहले से अपना समझते हैं और उनकी फजाएं अब भी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन तुम अड्डों की बात करते हो। तुमने तो कल परसों अमरीकियों को पूरे इस्लामाबाद के होटलें मुहैया कर दिए। वही लोग हैं, साकिब निसार माफिया है किया है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद किया है। वो मशीन कौन सी है? जो वोट को चोरी करने में महारत रखता है, ऐसा मशीन है। हम तुम्हारे इंतखाबी इस्लाहात को जूते के नोक पर रखते हैं। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कराची में पीडीएम जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान ने सिंध के अवाम से झूठे वादे किए। कराची पैकेज के नाम पर अवाम से धोखा किया गया। इमरान खान कौम को गुमराह कर रहा है। पीडीएम को मौका मिला तो पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। मौलाना की क़यादत में लाखों का समंदर इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। नियाजी ने मां सवाए चंद टकों के सिंध की तरक्की और कराची की महरूमियों को खुशियों में बदलने के लिए वो रकूम अब तक मुहैया नहीं की है और झूठे वादों के ऊपर अवाम को टरखाया जा रहा है। 350 कनाल के घर में बैठकर रियासत मदीना की बात करना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और कोई खता हो नहीं सकती। हेलीकॉप्टर में अपने घर से दफ्तर रोज हेलीकॉप्टर में जाता है। लाखों नहीं करोड़ों लोग इस मुल्क के अंदर महंगाई के हवाले से तबाहाल हैं। कहता था कि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले में 1 रुपया गिर जाए तो समझो कि वो वजीर आजम करप्ट है। पीडीएम को मौका दिया, ये महंगाई वापस खत्म हो जाएगी, रोजगार होगा। और आफ्ताब शेरपाव का कहना था कि इस्तेहकामी पाकिस्तान तब हासिल होगा जब अवाम की हुकूमत होगी। सिर्फ लड़ाई झगड़े और गालियों से पार्लियामेंट नहीं चलती, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं ये समझता हूं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान
तब हासिल होगा और पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब यहाँ पर सही मानों में जमहूरियत होगी, जहाँ पर वोट को चोरी नहीं किया जाएगा, जब यहाँ पर अवाम की हुक्मरानी होगी। इनकी कारकर्दगी सिफर है और ये झूठ बोल बोल के इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। तो पीडीएम की जानिब से आज कराची में सियासी पावर शो किया गया। मौलाना फजलुर रहमान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने खिताब किया, हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मौलाना फजलुर रहमान का यह कहना था कि जाली हुक्मरानों ने 3 साल में रियासत को गैर महफूज कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इनकलाब के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है। जाली हुक्मरानों ने 3 साल की कारकर्दगी सिर्फ ये दिखाई कि मुल्क को गैर महफूज बना दिया। उन्होंने कहा कि जलसे भी होंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से कहा कि ये वोट चोर मशीन लाई गई है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी मुस्तरद कर दिया है। ताहम इस हुकूमत को इस तरह के हथकंडों में कामयाब नहीं होने देंगे। इस मौके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया। उन्होंने भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि काफ़ी अरसे के बाद पीडीएम की जानिब से ये सियासी पावर शो किया गया है। पीडीएम इत्तेहाद के हवाले से भी कई कयास आराइयाँ की जा रही थी। आपके ख्याल में आज का ये जलसा अपने मकासद हासिल करने में किस हद तक कामयाब रहा है? जलसे में हमने एक चीज जो नोट की है वो शुरा का जो खरोश था, और क्योंकि ये बहुत अरसे के बाद ये इतना बड़ा इज्तिमा मुनक़िद हुआ कराची में पीडीएम के प्लेटफार्म पर, तो उस पर बहुत सारी नजरें थी और दीगर बहुत सारे जो वामिल होते हैं सियासी तहरीक, उसके साथ ये भी नोट किया जा रहा था कि यहाँ बातें क्या होती हैं, आया कोई नरम गुफ्तगू होती है या कोई दरमियाना सा मौक़िफ़ लिया जाता है, या वाक़अतन पीडीएम का वो मौक़िफ़ जो दिसंबर 2019 तक था, जलसों में जो जुबान इस्तेमाल की गई, जो फैसले किए गए कि हमने लॉन्ग मार्च करना है और इस्लामाबाद भी जाना पड़ना है, उस वाले से बात होगी। तो ये चीज़ बहरहाल इसमें वाज़ेह तौर पर नजर आई है कि मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह तौर पर ये इशारा दे दिया है कि जैसे ही वो समझेंगे कि मोमेंटम बन गया है, ज़ाहिर जलसे भी और भी होंगे, कुछ रैलीज भी निकलेंगी, कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। अब लाहौर में वो तो खत्म नूत का प्लेटफॉर्म चली गया, 7 को जो बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तान में होने जा रहा है, हमारे पाकिस्तान ग्राउंड में। तो उसके बाद उन्होंने ये इशारा दे दिया है बड़ा वाज़ेह तौर पर कि जो हमारा प्लान 2019 में अधूरा रह गया था, बाद में पीडीएम इख्तिलाफात का शिकार हो गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनपी से अलग हो गई, अब हम उसकी जाना बढ़ेंगे। और ये जो मार्च है, यकीनन अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान हुआ तो उसका जो डेस्टिनेशन होगी वो फिर घेराव और धरना ही होगा। वैसा मार्च नहीं होगा कि वो जाके वहाँ पर कोई वहाँ से वापस चले जाएं या वहाँ से जाके अपने अपनी मंदाजों को आगे चल पड़े। तो ऐसे महसूस हो रहा है कि अब अपोजिशन जमातों के इस इत्तेहाद ने फैसला कर लिया है कि वो वक्त आ गया है कि उन्हें अपने एहतजाज के जो तमाम कार्ड हैं वो खेलने होंगे और हर सूरत में हुकूमत का घेराव करके मुनसिफाना इलेक्शन कराना पर उसको मजबूर करना होगा। इसमें भी है, मैं आपसे दफा कि इतने सीजन पॉलिटिशियंस में सारे शरीक थे, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इल्म है कि सरहदों की सूरत हाल क्या है, अफगानिस्तान में क्या पेशरफ्त हो रही है और चीन के साथ हमारे मामलात कहते हैं, ये सब कुछ उनके इल्म में। ठीक। और कल इस हवाले से ब्रीफिंग भी है, आपको इल्म है कि सेनेट और कौमी असम्बली की कमेटियां हो जाएंगी जीएचपी की। उसके बावजूद पीडीएम ने क्लैरिटी के साथ ऐलान कर दिया है कि हम धरने और मार्च की तरफ जाएंगे, और मुझे लगता है कि अब ये फैसला हो गया है और आज के जलसे में पीडीएम को जी हाँ बहुत वाज़ेह ऐलान हुआ है इस बारे में। नवीद साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से भी नवीद साहब बात कर रहे थे कि बहुत वाज़ेह ये ऐलान किया गया है कि जलसे तो होंगे ही, लेकिन साथ साथ रोड कारवां होगा, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा, और शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका इंदिया दिया है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं। सर आपके ख्याल में इस बार अपोजिशन की हिकमत अमली कामयाब हो पाएगी? देखिए, गुजारिश ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो तकरीर की है उसके अंदर तो उनको तो किसी किस्म का कोई इल्यूजन नहीं है इस हवाले से कि अगर ये कैंपेन जिसका वो नए सिरे से आगाज करने जा रहे हैं, और ये कराची का जलसा जो है बहुत बड़ा जलसा है, इससे पहले भी एक जलसा हुआ वो भी काफी कम था,
تو کاروان وغیرہ اگر چلیں گے تو حتمی ان کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد تک ایک لانگ مارچ کیا جائے، اور پھر وہاں پر جو اوریجنل پلان تھا پی ڈی ایم کا جب یہ تشکیل پائی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، یہ 26 پوائنٹ جو تھے اس کا بھی یہ حصہ تھا کہ ایک لانگ مارچ کے ذریعے جا کے اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا اور حکومت کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ گھر چلی جائے۔ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن آج کے اس جلسے سے جسے ہر صورت ایک کامیاب جلسہ کہنا چاہیے، چونکہ اس میں ایک عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود تھی، اس کو کسی صورت سے انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو جلسی کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو ناکام کہا جا سکتا ہے۔ ہر چند کے حکومتی ترجمانوں کی طرف سے ہمیں اسی قسم کی باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن مولانا نے واضح طور پر ایک ڈیڈ لائن تو خیر طے نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے اپنا جو ذہن ہے اس کی عکاسی کر دی اپنی تقریر میں کہ حکومت کو اب تیار رہنا چاہیے کہ ہم نئے سرے سے نئی قوت کے ساتھ نئے عزم کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کو گھر جانا پڑے گا۔ دوسری بات جو اہم انہوں نے کی وہ یہ کہ جو اصلاحات کا ایجنڈا تھا، خاص طور سے جو الیکٹرل ریفارم کی بات کرتی تھی حکومت، اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ جو باقی تقریریں ہوئی ہیں اس جلسے میں وہ بھی مطلب ہے ہاسٹائل تھی، آبویسلی حکومت جو ہے اس کو کرٹیسزم کا نشانہ بنایا انہوں نے۔ 2-3 باتیں ایسی ہیں جو اگر نہ کی جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا میرے خیال سے۔ ایک تو پرائم منسٹر کے اعزاز کے حوالے سے جو نعرے لگے ہیں ان میں 1-2 نعرے بہت ہی قابل اعتراض ہیں، نہیں لگنے چاہیے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اب فوج پر خدا کے لیے رحم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جس قسم کے حالات اس خطے میں اس وقت ہیں، خاص طور سے افغانستان کے حوالے سے، تو فوج کا نام لے کے اس کو کرٹیسائز کرنا جو ہے اس کو تھوڑا سا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کریں، کیونکہ اس وقت فوج کو جو ایک اہم ریاستی ادارہ ہے اس کو ویک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے، آپ آنے والے الیکشن میں ممکنہ دھاندلی کے حوالے سے جو بھی کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن اداروں کو بیچ میں ڈریگ اس وقت نہ کیا جائے تو وہ بہتر ہوگا۔ آج کے اس جلسے میں دوسری اہم تقریر جو شہباز شریف صاحب کی اور ان کے بھائی کی تھی، ان کے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تر انہوں نے 95% باتیں وہی کی ہیں جو پہلے ہم ان کی تقریروں میں سن چکے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے یقینی طور پہ آج جس عزم کا اظہار کیا ہے اس کے لیے حکومت کو بھی اب تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کاروان چلتے ہیں تو آج جس تعداد میں وہاں پر JUI کے ورکر رضاکار موجود تھے، وہ اگر اس قسم کا افیکٹو شو، بہت مؤثر قسم کا احتجاج لے کر اگر اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو حکومت کو اس کے لیے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ طے کر کے رکھنی چاہیے۔ ٹھیک، دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اب کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی PDM کی قیادت پر تنقید۔ خیرپور میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ہم نے دوستوں پر بھروسہ کیا لیکن انہوں نے دھوکہ دیا، ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے جیالے ہی کافی ہیں، اپنی سیاست کریں گے اور تمام غیر جمہوری قوتوں کو بھگائیں گے۔ بلاول بھٹو نے پانی کی تقسیم پر وفاقی حکومت کو بھی 2 ٹوک پیغام دے دیا، کہا سندھ کے پانی کے حق پر بھی ڈاکہ مارا جا رہا ہے، دیوار سے نہ لگایا جائے، ناانصافی برداشت نہیں کریں گے، پانی کی تقسیم منصفانہ طریقے سے کی جائے۔ ہم نے بہت سی دوستوں پہ بھروسہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اب پاکستان پیپلز پارٹی کافی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کافی ہے اور ان ساری غیر جمہوری قوتوں کو بھگائیں گے۔ اگر انسان ناانصافی کرے گا، اگر آپ ہمارا پانی کے حق پہ ڈاکہ ماریں گے، اگر آپ ہمارا پانی چوری کریں گے، ہم آپ کا ناانصافی برداشت نہیں کریں گے، ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے۔ جو حکومت سلیکٹڈ ہے، جو حکومت نالائق ہے، جو حکومت نا اہل ہے، ناکام ترین ہے، ناجائز ہے، آپ نے سب میرے ساتھ دے کے ان کو بھگانا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے 3 سال میں تباہی مچا دی، قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں اور وفاقی حکومت جشن منا رہی ہے۔ کراچی میں کھلی کچہری سے خطاب میں کہا کہ سندھ کے لوگوں کو پینے کے پانی سے محروم کر دیا گیا، ہم سے حساب مانگنے والوں، حساب تو ہم لیں گے۔ 25,000 لوگ نکال رہے ہیں قانون ایک کورٹ کے حکم کی وجہ سے، اس لیے کہ حکومت نے صحیح موقف پیش نہیں کیا کورٹ میں۔ یہ حکومت لوگوں کو بے روزگار کرنا چاہتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ سے تو ہمیں جو مل رہا ہے تھوڑا بہت اللہ کرے کہ میں اس لیے کہ ان کی اور شوق ان کو کراچی میں
या सिंध के अंदर पैसे लगाने का नहीं है। ये हिसाब की बात कर रहे हैं ना, हिसाब बेटा तुमसे लेंगे 9,000 का, और अभी नहीं दोगे तो इलेक्शन में कराची के लोग तुमसे बाकायदा हिसाब लेंगे। और पीपल्स पार्टी की सिंध की क़यादत ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ 5 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। निसार खोड़ो ने कहा कि सीजे कैनाल, टीपे लिंक कैनाल बंद करने, इरसा चेयरमैनशिप सिंध को सौंपने समेत दीगर मुतालबात के लिए सड़कों पर आएंगे। वो हैदराबाद में सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो के रिहाइशगाह पर मीडिया से बात कर रहे थे। धांधली पर, इस चोरी पर, इस डाका जनी पर हम खामोश नहीं रह सकते। मैं इसलिए आपको तकलीफ दी कि मैं आपको अनाउंस करूं, ये हम हर जिले में करेंगे और ये महीना भर लगेगा। इस सिंध में 30 अजला हैं और 30 अजला में इस तरह से काम शुरू होगा। जब फेडरल नुमाइंदा सिंध डोमिसाइल होना चाहिए तो इस वफाकी हुकूमत को जो 3 साल हुए हैं वो क्यों नहीं एक्शन ले पाई। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त 30 साला इरफान सिद्दीकी के नाम से हुई है। ज़रा के मुताबिक मकतूल सिक्योरिटी इदारे का अहलकार है। फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर में, जहां एक शख्स इस फायरिंग के नतीजे में जाम बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त 30 साला इरफान सिद्दीकी के नाम से हुई है। ज़रा के मुताबिक मकतूल सिक्योरिटी इदारे का अहलकार है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजियों का इनखला जारी है। ज़रा के मुताबिक काबुल से इस्लामाबाद आने वाला नेटो फोर्स का दस्ता बेल्जियम रवाना हो गया। नेटो अफवाज के दस्ते ने इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम किया। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। देखिए, अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजियों का इनखला जारी है और नेटो फोर्सेस का दस्ता बेल्जियम रवाना हुआ है। नेटो फोर्सेस का दस्ता काबुल से खसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा था। नेटो अफवाज के दस्ते ने इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम किया और मुख्तसर क़याम करने के बाद नेटो अफवाज के दस्ते को कनेक्टिंग परवाज के जरिए बेल्जियम रवाना कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।